हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद SKPK में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT का संपूर्ण सॉल्यूशन पार्ट 1, जिसका टाइटल हमने दिया है प्रस्तावना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NCERT के सिलेबस के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट संख्याओं के बारे में, टाइप्स ऑफ संख्याओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो NCERT बुक जो इसके द्वारा जारी किया गया सिलेबस है वो इस प्रकार है। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना है जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रस्तावना में भूमिका पढ़नी है, यूक्लिड प्रमेय का विभाजन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़नी है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ना है, और इसके बाद दिया है परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। इसके बाद सारांश दिया है। फिर पहला चैप्टर में हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। पहले चैप्टर में ये सब चीज़ें पढ़नी है और दूसरे चैप्टर में हमें पढ़ना है बहुपद। बहुपद में भूमिका पढ़नी है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है। फिर इसके बाद पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणनखंडों में संबंध, फिर बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, फिर इसका सारांश। फिर तीसरे चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, जिसमें भूमिका दी होगी दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर बार स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही आसान है। आप इसी तरह देखते रहेंगे तो हम बड़ी ही आसान तरीके से आपको इसको करा देंगे और आपके समझ में भी आएगा। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, इसमें 3 विधियां मेनली आपको पढ़नी है। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। ठीक, इसमें भूमिका पढ़नी है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। ठीक, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, ठीक, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ये भी पढ़ना है। मूलों की प्रकृति, वही अल्फा बीटा, मूल होते हैं हमारे अल्फा और बीटा, इनकी प्रकृति के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सारांश। फिर 5वां चैप्टर हमारा आता है समांतर श्रेणी। इसमें भूमिका है, समांतर श्रेणी है, AP का nवां पद है, AP के प्रथम n पदों का योग है, और उसके बाद सारांश। 6वां चैप्टर है हमारा त्रिभुज। इसमें भूमिका पढ़नी है समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय, फिर सारांश। इसके बाद 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें पढ़ना है भूमिका, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। फिर इसके बाद आते हैं हम, फिर हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर इसके बाद सारांश में हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर दिया हुआ त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें पढ़ना है इसकी भूमिका, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं, और फिर सारांश। फिर इसके बाद 9वां चैप्टर दिया हुआ है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें भूमिका, ऊंचाई, दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, सारांश। फिर इसके बाद सर्कल पढ़ना है हमें। इसमें पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की संख्या, फिर सारांश पढ़ना है। और 11वां चैप्टर आता है हमारा रचनाएं। इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हमें भूमिका पढ़नी है रेखाखंडों का विभाजन, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, सारांश। इसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। इसके बाद इसमें आती है भूमिका में मतलब परिचय दिया होगा उसका केवल, और उसके बाद वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक समीक्षा, केवल इंट्रोडक्शन ही होगा। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के समायोजन के क्षेत्रफल और सारांश। फिर इसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक। इसमें क्या आएगा, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के लिए संयोजन का आयतन, फिर इसके बाद एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, शंकु का छिन्नक, और फिर सारांश। फिर 14वां चैप्टर आएगा हमारा सांख्यिकी, जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना, वर्गीकरण आंकड़ों का माध्यक निकालना, ये माध्य निकालना, संचयी बारंबारता आवंटन का आलेखीय निरूपण करना। फिर इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आता है प्रायिकता, जिससे हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है, जिसमें हमें पढ़ना है प्रायिकता की भूमिका। प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, केवल इसमें परिचय ही दिया गया है 10th में हमारे एनसीईआरटी में, और इसके बाद सारांश। तो हमें ये चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। ये मेरे पास 2019 और 20 की किताब थी। अभी जो 2021 और 22 का जो सिलेबस है वो भी जारी नहीं हुआ है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ और जारी होते ही मैं आपको तुरंत बताऊंगा। हालांकि फ़िलहाल इसमें जो सिलेबस रहने वाला है वो यही रहेगा, कुछ घटा बढ़ा दिया जाएगा, जो कि मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और पहले मैं आपको बताऊंगा, इस बुक को साइड में रखते हैं, और पहला चैप्टर है हमारी वास्तविक संख्याएं। इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ परिभाषाओं के बारे में बता देता हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपने कक्षा 9th में भी पढ़ी होंगी, चलो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शायद आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा हो। चलो रिकॉल कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में संख्याओं के प्रकार के बारे में, जो कि जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इनको बिना जाने हम अगले नहीं कर सकते। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हमें दिया गया है संख्याओं के प्रकार, जिसमें संख्याएं लगभग मोस्टली कैटेगरीज वाइज डिवाइड की गई हैं। इसमें जैसे आती है प्राकृतिक संख्या, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। एक बार और रिकॉल करेंगे, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये अनंत तक होंगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद करेंगे, इसे ध्यान में रखेंगे कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें परिभाषा में दिया है वे संख्या जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। अब शून्य से तो हम किसी वस्तु को गिनेंगे नहीं, ऐसे थोड़ा कहेंगे कि 0, 1, 2, 3 हम एक से ही गिनते हैं ना, इसीलिए शून्य प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं किया जाता। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम किसी संख्या को गिनेंगे वही प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो 1, 2, 3 ऐसे तो नहीं गिनेंगे कि -1, -2, -3। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, यानी धनात्मक होंगी। दूसरे नंबर पे आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। अब ये क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक, यानी ऊपर वाली संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या, जैसे 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और अगले चलती जाती हैं अनंत तक। दोस्तों ये अनंत का सिंबल होता है, इस तरीके से हम बनाते हैं, इसे बोलते हैं अनंत। ये अनंत का सिंबल होता है इनफाइनाइट, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम याद रखेंगे कि शून्य जो होता है 0 पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। और इस पर क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्टेट बोर्ड एग्जाम में, हमें ऑप्शन देख के पूछ सकता है। वो ऑप्शन इस तरीके से दे सकता है, पहले देगा 0, 1 है, फिर ऑप्शन होंगे 4, क्या है? एक पूर्ण संख्या है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, या एक डेसिमल यानी दशमलव संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें ऑप्शन लगाना है
शून्य एक सबसे छोटी क्या है, पूर्ण संख्या है। चलो अब अगली संख्या आती है, संख्या का प्रकार आता है जिसे कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या वे होती हैं, पूर्णांक संख्या वे होती हैं यदि प्राकृतिक संख्या में उनकी ऋणात्मक तथा संख्या तथा शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे हमने क्या किया कि प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को शामिल कर लिया, यानी कि मान लिया एग्जाम्पल में -5, -4, -3, -2, -1, 0 को भी शामिल कर लिया, फिर नेचुरल नंबर शामिल कर लिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें दिया गया है कि शून्य ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। ये हमसे पूछ लिया जाता है और हमें पता भी होना चाहिए कि शून्य कैसा है। तो शून्य ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथी संख्या कौन सी है। 4 नंबर पे दी गई हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ऐसे जैसे हमारी क्या हुई, सम संख्याएं हो गई। सम संख्याओं में इकाई का अंक क्या होता है, 0, हाँ 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ठीक, इनमें से कोई एक होता है, ठीक। अब इसके बाद आती हैं विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे क्या कहलाती हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि ऑड्स नंबर क्या होंगे, 1 होगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब हमारे क्या होंगे, ऑड्स नंबर होंगे। अच्छा, ऑड्स नंबर में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक विषम होगा। हाँ, वो तो जैसी बात है कि अगर विषम संख्या है तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा, विषम होगा। इसमें से 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से कोई एक होता है। फिर अगले हम देखेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या किसे, यानी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स। अच्छा, वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वे संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5, 7, 11, 13, इसके बाद हमारी आती है 17, ऐसे हमारी ये अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं जो किसी से भी ना कटें। सिंपल भाषा में हम समझें, जो किसी से विभाजित ना हो, यानी उसका मतलब यह हुआ कि उसका क्या हुआ, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वो संख्या क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे इसमें कि केवल 2, समझ रहे हैं, केवल 2 अकेली ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक, तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। फिर इसके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, जो सबसे विभाजित हो जाए। कंपोजिट नंबर मतलब जो विभाजित हो जाए। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे 4, 12, 16, 21, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे 4 हुआ, 4 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 2 × 2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, 4 × 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका एक और स्वयं के अलावा और गुणनखंड भी हो गए, जैसे कि 1 हुआ, 2 और 2, तो ये क्या हो गई, हमारी भाज्य संख्या हो गई। ऐसी 12 हुआ,
12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 1 2 3, इसके 3 गुणनखंड हो गए। कौन से, 2 3 और 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 × 1। इसीलिए ये क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके स्वयं और एक के अलावा कम से कम एक गुणनखंड और है। ठीक, इसीलिए यह हो गई भाज्य संख्या। अब हम देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रखेंगे कि एक होती संख्या, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। ये हमसे डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ लेता है कि एक कैसी संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, कैसी संख्या है। तो हमें बताना पड़ता है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। दूसरा पॉइंट आता है, भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती हैं। ठीक, भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं। जैसे कैसे हो सकती है, जैसे कि 21 है, मान लीजिए 21 कैसी है, कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। कैसी है, विषम है। अब देखिए ये भाज्य कैसे है, भाज्य कैसे है, हम 21 को क्या लिख सकते हैं, हम 21 को लिख सकते हैं, 21 बराबर लिख सकते हैं 7 × 3। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 × 1, यानी कि स्वयं और एक के अलावा इसका एक गुणनखंड और बनना है। कम से कम एक तो बन ही रहा है, एक से ज़्यादा ही भी बन रहा है। तो ये कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। इस प्रकार हम भाज्य संख्या को समझ पाएंगे। अब अगले चलते हैं हमारी, इसके बाद आती है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा यानी HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF एक हो तो वे संख्या क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 और 3, इसमें कॉमन क्या है, एक कॉमन है। ठीक, इसका मासा, इन दोनों का मासा क्या है, 1, तो ये कैसी हो गई, सह अभाज्य संख्या है। 9 और 5, इनका मासा 1 है, तो ये कैसी हो गई, सह अभाज्य संख्या है। 21 और 65, ये भी कैसी है, हो गई सह अभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर्स। इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे हम कि सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि हम देख चुके हैं 21 भाज्य संख्या है और 65 भी भाज्य है, लेकिन 21 और 65 को अगर हम साथ में लिखेंगे तो ये कैसी होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। सह अभाज्य संख्या कैसी होंगी, एक तो मतलब जोड़े में होंगी और उनका मासा क्या होगा, 1 होगा। अगले हम बढ़ते हैं, देखते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी अंश अपॉन हर के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्या क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं 3/5, 9/11, 4/5, ये सब कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसमें एक पॉइंट आता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे पूर्णांक हमने ले लिया, मान लीजिए कि 2 हुआ, 2 है, 3 है, 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि हम इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 हो गया ना, P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में हो गया। इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं, और लास्ट हमारी संख्या है, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होती है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे जहाँ P व Q पूर्णांक हैं, ठीक है, जो P और Q पूर्णांक हैं, फिर भी हमें क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। व Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर Q भी 0 के बराबर नहीं है। जैसे √2, √5, √7, ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, हम इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब एक फैक्ट होता है जो कि काफ़ी फेमस फैक्ट है और इसे हमें पता भी होना चाहिए कि पाई एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 पाई का
अच्छा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 जो पाई का मान होता है वो पाई का यथार्थ मतलब शुद्ध मान नहीं है, ये इसका सन्निकट मान है। क्योंकि पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम क्वेश्चन में इसको मान लेते हैं, केवल मान लेते हैं, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 पाई का यथार्थ यानी शुद्ध मान नहीं है। हमसे कोई पूछेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे द्वारा बताए गए पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।